अपर्णा मैम, आप अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लीजिए मैम। हाँ सर, कर रही हूँ। सर आया है? नहीं मैम, आपका विंडोज दिख रहा है हमें। एक बार इसको स्टॉप शेयर करके ना, सबसे पहले आप अपना प्रेजेंटेशन चालू कर लीजिए। उसके बाद आप शेयर स्क्रीन कीजिए एंड प्रेजेंटेशन का ऑप्शन चूज कर दीजिए। ओके। जी मैम, अभी हम देख पा रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। Okay. Good evening, everyone. Welcome to online virtual class. Myself, Aparna Chanda, vocational instructor, NSTIW Tura. Today, my topic is mass production process. जो सिलेबस पेज नंबर 25 पे है, आप लोग देख सकते हो। मास प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये रिलेटेड टू अपैरल सेक्शन, ठीक है। तो ये अपैरल सेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हमारे जो ड्रेस मेकिंग, एफडीटी, स्विंग टेक्नोलॉजी जो सिलेबस है, इसका सबका ये बहुत सब ट्रेड का ये बहुत फायदा होगा अगर आप लोग ये टॉपिक जानोगे। तो फर्स्ट आप लोगों को ये मास प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये जो है, ये मास प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, ये एक्चुअली ह्यूज क्वांटिटीज का प्रोडक्शन सेक्शन है, जो कि अपैरल सेक्शन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मतलब करते हैं, उसमें कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन्स है हम यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं। और यहाँ जो मास प्रोडक्शन है प्रोसेस जो है, वहाँ पे हम यूज करते हैं इसको। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मास प्रोडक्शन जो है, आप सभी ड्रेस मेकिंग या एफडीटी या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी का रिलेटेड हो, तो आप लोगों का सबका ही एक एम्बिशन एम्स रहेगा। और ये जो रिलेटेड टू गारमेंट, आप लोग कुछ ना कुछ आगे कुछ करना चाहोगे, और सबको ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जॉब ही करोगे। तो किसी ना किसी को हो सकता है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज में जॉब करना पड़े। तो इसलिए आप लोगों को ये मास प्रोडक्शन प्रोसेस या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो सिस्टम है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है, क्या है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक लेंदी और बहुत ये लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि इंडस्ट्रीज में वो क्या होता है, बहुत सिंपली कर देते हैं और बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन यूज होती है और एक सिस्टम से चलती है ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो सिस्टम वाइज चलती है। इस वजह से ये बहुत मीन्स इजीली हो जाता है और टाइम पे ये गारमेंट जो है, ये टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। ये जो ऊपर में आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखाया मैंने, ये पिक्चर ये है कि आप लोग ये समझ सकते हो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ह्यूज क्वांटिटी का गारमेंट बनते हैं यहाँ पे, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक दो ऑर्डर लिया कर लिया, जैसे जनरली हम लोग सीख के फिर जाके घर में ऑर्डर किया, ऐसा नहीं है। वो बहुत, ये बाहर एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट कंपनी बोलते हैं उसको। ये इसीलिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके ये बनते हैं। उसमें एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, 60 से लेकर 100 का ऊपर होते हैं। और यहाँ पे हर एक तरीका का गारमेंट
मेकिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे टाई डाई के लेके फिनिशिंग तक, गारमेंट मेकिंग, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे कटिंग करना है, ये सब इंक्लूड है। तो अभी मास प्रोडक्शन इज a large number of production. Lots of garment industries in India are manufacturing and exporting different types of garment to various foreign countries. ये एक्चुअली ये मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्री है। इसमें और ये बहुत सारा इंडस्ट्री है जो इंडिया में है, वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी मतलब फॉरेन कंट्रीज से या फिर इंडिया में भी होते हैं। ये एक्सपोर्ट में इंडिया में भी इसका मीन्स गारमेंट सेल होती है। पहले तो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद ये बाहर कंट्रीज या फिर इंडिया में भी ये सेल होती है। ठीक है, फिर हम देखते, we know cloth is one of our basic needs. Mass production start from receiving an order from a buyer. हम लोग जानते हैं कि cloth is our basic needs. Actually जैसे हमारे पास वॉच है, आज अगर वॉच ना भी हो, क्लॉक ना भी हो, फिर भी हम चल सकते हैं। शूज, चप्पल जो हम लोग यूज करते हैं, ये ना भी हो, फिर भी हम लोग अच्छी तरह से मतलब रह सकते हैं। लेकिन क्लॉथ ऐसा एक बेसिक नीड्स है जिसके बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे, ये बहुत नीडी है। तो इसलिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इसका इम्प्रूव भी इतना ही दिखा जाता है। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आया है इसमें मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट में इतना सारा ये मशीन्स नहीं भी हो सकता है या अवेलेबल नहीं है, या तो फिर एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि इतना साल तक ये मशीन से चलाना ही है, कंडेम नहीं हो सकता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो उस ये जो है मशीन जो मास प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो बहुत मतलब देखने लायक है, बहुत इजी कर देते हैं स्टिचिंग में, प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्टिचिंग हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आती है। हमारे पास इतना मशीन नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारा डिफरेंट मशीन अवेलेबल रहते हैं, तो हमें इसका जानकारी होना चाहिए और जानना भी चाहिए। तो मास प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हम लोग करते हैं, इसमें क्या होता है, एक स्टेप होता है, रूल्स होता है। जब भी कोई एक पहले तो ये मास प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम ए बायर, ये बायर से रिसीविंग करते हैं हम एक ऑर्डर, मतलब पहले एक ऑर्डर आएंगे, इसके बाद हम लोग ये स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बायर जो ऑर्डर देंगे, इस ऑर्डर में बहुत सारा स्पेसिफिकेशन देते हैं, इनका साइजेस रहते हैं, मतलब इनका जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें बनाना है। तो उस ये जो बनाना है प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा स्टिचिंग बनती है, मेकिंग होती है ना, हजार थाउजेंड्स बनती है एक साथ। तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग एक सिस्टम वाइज नहीं करेंगे तो ये बहुत हिचपिच हो जाएगा और अच्छा से नाइसली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको एक सिस्टमाइज करने के लिए एक चार्ट फॉलो करना चाहिए, एक रूल्स या फिर एक अपने आप एक रूल्स बनाना चाहिए कि क्या पहले करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी हम पहले तो एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाया इसको फ्लो चार्ट, जिससे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे बनाना है एक गारमेंट मास प्रोडक्शन में, कैसे इसका यूज होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बहुत इजीली हम लोग गारमेंट मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत इजीली ये बन जाती है। ठीक है, अगर हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप लोग देख रहे हो, पहले क्या है मैंने बोला एक ऑर्डर रिसीविंग होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर रिसीविंग एंड ऑर्डर, फिर है पैटर्न मेकिंग, ऑर्डर रिसीव करने के बाद उस ऑर्डर के हिसाब से पैटर्न बनेगा। फिर पैटर्न ग्रेडिंग क्या है, एक्चुअली पैटर्न मेकिंग जो है वो एक पैटर्न बना रह जाता है, या तो फिर बनाना पड़ता है, अगर नहीं है अवेलेबल तो बनाना पड़ता है पैटर्न।
तो जैसे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में मीडियम साइज का अवेलेबल रहते हैं, तो अगर मीडियम साइज का है या बनाया हमने, तो उसको क्या करना है, उसके बाद ग्रेडिंग करना है। मतलब बायर्स को हो सकता है साइज स्मॉल साइज का 1000 पीस चाहिए, मीडियम साइज का 1000 पीस चाहिए और लार्ज साइज का 2000 पीस चाहिए। ऐसे पीसेस का ऑर्डर आते हैं ना। तो अभी हमारे पास मीडियम साइज का जैसे पैटर्न है, इसको हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करना क्या है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब साइज को बड़ा करो या फिर लार्ज साइज में ले जाओ या फिर स्मॉल साइज में ले आओ, जो मीडियम साइज का पैटर्न है। तो इसको हम ग्रेडिंग की हेल्प से करेंगे साइज चेंजेस, है ना। तो ये होता है पैटर्न ग्रेडिंग। फिर डिजाइन एंड स्केचिंग, उसके बाद हम कोई जो गारमेंट है उसका डिजाइन करेंगे या तो फिर स्केचिंग करेंगे, है ना। स्केचिंग डिजाइन सब एक्यूरेट होना चाहिए। फिर सैंपल मेकिंग करेंगे। सैंपल मेकिंग करके हम देखेंगे कि ये सही बना कि नहीं। सैंपल मेकिंग के बाद हम ये सैंपल को बायर के पास सेंड करेंगे, तो बायर इसका अप्रूवल देंगे। अगर सैंपल सही हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं। ऐसे तो पहले अप्रूव लेना है बायर से। फिर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग आता है जैसे हमारा एक सैंपल में कितना फैब्रिक लगा, कितना एसेसरीज मटेरियल लगा, क्या बटन जीपर जो भी है लगाया हमने, फ्यूजिंग पेपर थ्रेड ये सब, और लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मशीन, ये सब का एक परसेंटेज ऐड करके कॉस्टिंग लगाते हैं ना। ऐसे कॉस्टिंग करना है तो उस हिसाब से 1000 पीसेस का कॉस्टिंग होगा। तो फिर रॉ मटेरियल परचेज के बाद रॉ मटेरियल परचेज करना है। रॉ मटेरियल में क्या है, फैब्रिक, थ्रेड, ये पैटर्न, जीपर, फ्यूजिंग पेपर, बॉकरम, ये सब आती है ना। फिर अगर कलर कोई लेस होगा तो ये सब। फिर फैब्रिक रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, फैब्रिक रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन जो है, मतलब जो रॉ मटेरियल हमने खरीद के लाया या कंपनी से खरीद के लेके आया, वो रॉ मटेरियल स्टोर में जाएगा, स्टोर से ये इंस्पेक्शन होगा, मतलब चेक किया जाएगा। फिर स्प्रेडिंग, उसके बाद ये ले जाके स्प्रेडिंग में ले जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल या फैब्रिक फैब्रिक ले जाएंगे, स्प्रेडिंग करेंगे, स्प्रेडिंग करके फिर इसमें पैटर्न लेआउट किया जाएगा। मतलब जो पैटर्न बनाया पहले पॉइंट 2 में है पैटर्न, पैटर्न मेकिंग, तो पैटर्न को हम फैब्रिक ले के ऊपर बिछाएंगे, ठीक है। फिर उसको मतलब ये पैटर्न को बिछा के फिर लेआउट करना है, उसको लेआउट बोलते हैं। उसके बाद इसको मार्किंग करना है। मार्किंग मतलब पैटर्न के साइड साइड में हम मार्किंग करते हैं, ये चौक से जो भी है, चौक पेन या मार्कर इससे। फिर कटिंग करना है, फैब्रिक को कटिंग। फिर शॉर्टिंग एंड बाइंडिंग, शॉर्टिंग करना, बाइंडिंग करना, ये मतलब पीसेस जो कटिंग किया है उसको साइज के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करो, फिर बाइंडिंग करो। फिर स्विंग सेक्शन में भेजना है नेक्स्ट, फिर प्रेसिंग में भेजना है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन करना है, फिर पैकिंग, उसके बाद कार्टूनिंग, फिर सेंड टू द बायर। ये है फ्लो चार्ट, ठीक है। इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे, फिर स्टेप वाइज हम ये गारमेंट प्रोडक्शन बनेगा, इस स्टेप वाइज, ठीक है। अब हम ये सैंपल सेक्शन का एक पिक्चर मैंने लगाया आप लोगों को, ये दिखा रहा है कि सैम्पलिंग सेक्शन जो है वो कैसा होता है। एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे जो सैंपल सेक्शन है, इस ये ऐसा है कि सेपरेट है, लेकिन इसमें कटिंग, पैटर्न मास्टर से लेके फैब्रिक कटिंग, कटर मास्टर, फिर स्टिचिंग, फिर प्रेसिंग, एम्प्लॉय सब रहता है इसमें। क्योंकि एक या दो तीन सैंपल बनेगा, उसमें सब एक साथ लेके करते हैं। लेकिन जब मास प्रोडक्शन होती है, उसमें ये एक ही रूम में सब नहीं होता है ना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। जब मास जैसे 1000 पीस बनेगा, तो एक सैंपल सेक्शन में सब एक साथ मैच हो जाए, मिसमैच हो जाएगा ना। इसलिए इसको एक सेपरेटली ले जाके सेपरेटली डिवाइड किया जाता है, फिर इसको किया जाता है। फिर ये एक पिक्चर मैंने दिखाया आप लोगों को। जैसे ये फैब्रिक, फर्स्ट है फैब्रिक रोल जो रखा गया है एक स्टोर सेक्शन में। पहले रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है इस तरह से, बहुत ज्यादा रोल लाके स्टोर सेक्शन में रखा जाता है। फिर ये कटिंग सेक्शन है, फैब्रिक कटिंग होती है। फिर ये स्विंग सेक्शन है, जहाँ
स्विंग होती है। फिर ये फिनिशिंग सेक्शन है जहाँ पे फिनिशिंग किया जाता है। फिर प्रिंटिंग सेक्शन है जहाँ पे प्रिंट होता है। जैसे कई आप लोगों ने टी शर्ट वगैरह में प्रिंटिंग देखा होगा, कभी किसी सिंबल, कभी छोटा बेबीज का गार्मेंट में कभी प्रिंटिंग देखते हो आप लोग, बॉल्स, कुछ टेडी बियर, ये सब का। तो यहाँ पे पेंटिंग भी होता है। फिर ये एम्ब्रॉयडरी सेक्शन है, इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है। फिर यहाँ पे चेकिंग होती है, गारमेंट चेकिंग। फिर पैकिंग पैकिंग किया जाता है, फिर इसको शिपमेंट किया जाता है। आप में फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। रिसीविंग एन ऑर्डर, पहले तो मैंने बोला कि ये पहले हमें गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले रिसीविंग एन ऑर्डर आती है, क्योंकि विदाउट ऑर्डर हम लोग अगर बनाएंगे प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन सेक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटीज का गारमेंट मेकिंग होते हैं ना। तो विदाउट ऑर्डर, विदाउट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो वो वेस्टलेस हो जाएगा और ओनर का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन जो है, मास प्रोडक्शन, वहाँ पे 1000 पीसेस बनते हैं ना, साथ में 500, 1000, 2000 ऐसे करके बनती है। तो अगर 2000 का बना के रख दिया और इस स्पेसिफिकेशन का गारमेंट अगर पसंद नहीं आया, कोई भी बायर नहीं लिया, तो आपका लॉस ही जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले रिसीविंग एन ऑर्डर, बायर से एक ऑर्डर लेना है। द एक्सपोर्ट हाउस गेट ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज from various types of communication like internet, contact and trade exhibition etc. है ना। पहले फॉरेन कंट्री से ऑर्डर लेना है, या फिर इंडिया से भी आप ले सकते हो ऑर्डर, ऐसा नहीं है। थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, कॉन्टैक्ट एंड एग्जीबिशन। आप लोग देखे होंगे आजकल नेट में भी बहुत सारा ऐसे कॉन्टेक्ट दिया जाता है। हम इंडस्ट्रीज के साथ हम लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर होता है, तो वहां से भी हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऑर्डर रिसीव करना है। फिर पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग क्या है, मैंने बताया आप लोगों को कि एक पैटर्न बनाना है। आफ्टर द ऑर्डर कंफर्मेशन द पैटर्न आर प्रिपेयर्ड इन required size and according to the measurements and specifications with the help of pattern grading. पैटर्न मेकिंग क्या है, आफ्टर द ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन होने के बाद ही हम ये जो साइज दिया गया है, जो रिक्वायरमेंट है बायर्स का, ये सब हम देख के उसका स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करके बनाते हैं ना, पैटर्न बनते हैं। फिर इसको ग्रेडिंग भी किया जाता है, पैटर्न ग्रेडिंग अगर जरूरत पड़े तो पैटर्न ग्रेडिंग जो है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो जो पैटर्न बन गया, पहले एक रिक्वायर्ड साइज स्पेसिफिकेशन के साथ, फिर पैटर्न ग्रेडिंग करेंगे। पैटर्न ग्रेडिंग जो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि पैटर्न जो साइज है, जैसे स्मॉल या मीडियम साइज है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करो, है ना। पैटर्न ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न साइज को कम या ज्यादा करना है, उसको पैटर्न ग्रेडिंग बोलते हैं। द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग इज टू क्रिएट पैटर्न इन डिफाइंड स्टैंडर्ड साइज। वो ग्रेडिंग इसीलिए है कि हमें दूसरा साइज बनाना है, दूसरा पैटर्न बनाना है ना, इसलिए पैटर्न ग्रेडिंग करना पड़ता है। और पैटर्न ग्रेडिंग से हमें क्या होता है, जैसे सपोज पैटर्न एक पैटर्न बनाया, मीडियम बनाया, तो हम ग्रेडिंग करके ही स्मॉल साइज बनाएंगे या लार्ज साइज बनाएंगे या एक्सेल साइज बनाएंगे, है ना। तो पैटर्न ग्रेडिंग करके ही साइज, डिफाइंड साइज हम लोग पैटर्न ग्रेडिंग कर सकते हैं। फिर डिजाइन एंड स्केचिंग, डिजाइन एंड स्केचिंग जो है, ये एक्चुअली जो बायर का स्पेसिफिकेशन देता है, it is given by buyers to manufacture containing sketch including measurement of the style manually or computerized। ये जो बायर का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें स्केचिंग रहते हैं, इंक्लूड रहता है मेजरमेंट के साथ, और नहीं तो बनाना पड़ता है ना। ये स्केचिंग करो फिर बनाओ, तो ये मैन्युअली भी हो सकता है और कंप्यूटराइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सैंपल मेकिंग,
सैंपल मेकिंग क्या है? आफ्टर getting all the specification and accordingly we make a sample and send it to the buyer for the final approval. सैंपल मेकिंग क्या है? all the specification मतलब getting all the specification and accordingly we make that मतलब accordingly buyer choice specification इस सैंपल को बनाना और ये अप्रूवल लेना, ठीक है। बायर के हिसाब से बनाना, मतलब सैंपल, एक सैंपल बनेगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप लोग बनाओ, 2-3 सैंपल बनाओ, एक ही सैंपल बनेगा जो बायर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और इसको फिर अप्रूवल सैंपल, अप्रूव सैंपल क्या है? आफ्टर रेक्टिफाई द फॉल्स द सैंपल इज अगेन sent to buyer. If it is okay then it is called approved buyer. मतलब सैंपल जो बनाया हमने पहले एक सैंपल बनेगा, उसमें अगर कोई फॉल्ट है इसको रेक्टिफाई करने के बाद ये फाइनली जाती है, ऑल फॉल्ट्स क्लियर करने के बाद फाइनली बायर के पास जाती है। फिर बायर का ये अप्रूव हो जाने के बाद फिर प्रोडक्शन शुरू होगा, ठीक है। तो अब इसका कॉस्टिंग शुरू करना है, मीन्स कॉस्टिंग लगाना है, एक सैंपल में कैसे कितना खर्च हुआ, कैसे आप लोग फैब्रिक कितना लगा, यूज किया, इसमें क्या है, फैब्रिक रिपेयर, मेकिंग चार्ज, स्ट्रीमिंग एंड प्रॉफिट, ये सब इन्वॉल्व है। ये सब देख के एक साथ कॉस्टिंग बनाना है, ठीक है, कॉस्टिंग करना है, मतलब गारमेंट का। एक सैंपल को आप देखोगे कि इसमें क्या क्या आपने लगाया, यूज किया, तो इसमें जैसे फैब्रिक, ट्रिमिंग, ये फिर लेबर चार्ज, फिर स्टिचिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंक्लूड होता है, थोड़ा बहुत 4%। फिर इसका एक कॉस्टिंग हो जाता है, कॉस्टिंग निकालना है। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस क्या है? ये सैंपल अप्रूव होने के बाद रॉ मटेरियल परचेस करना है। रॉ मटेरियल से क्या होता है, जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू होगा। स्टार्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल पहले परचेस करना है। तो आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द बायर, द purchase department will purchase the required raw materials and accessories for the particular order. समझ में आया? इसमें सब कंफर्मेशन होने के बाद रॉ मटेरियल परचेस करना है, जो कि परचेस सेक्शन से ये परचेस किया जाता है ना। इसमें एक सपोज एक शर्ट है, शर्ट बनाओगे, शर्ट का ऑर्डर आया, तो इसमें एक्सेसरीज क्या चाहिए, जैसे बटन चाहिए, बॉक्रम चाहिए, स्टिचिंग पेपर, बटन, फिर फैब्रिक चाहिए, फिर ये सारा चीज चाहिए ना। तो आप इसके लिए ये एक्सेसरीज, रॉ मटेरियल सब खरीदना है ना, परचेस करना है। फिर रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, ये रॉ मटेरियल जो है उसको खरीदने के बाद इसको इंस्पेक्शन करना है ना। The received raw material are inspected in the store and the fabric are sent for cutting section. मतलब इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग होने के बाद इसको कटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल्स ठीक है कि नहीं, उसमें कभी कभार डिफेक्ट आ जाते हैं, तो ये सब रॉ मटेरियल जो है थ्रेड से लेके बटन, जिपर, टैग, जो भी है, टैग, पेपर, ये सब आती है उसमें, तो सारा सब चेकिंग करना है, ठीक है। फिर कटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है रॉ मटेरियल। फैब्रिक स्प्रेडिंग। अब फैब्रिक स्प्रेडिंग मतलब अभी शुरू होता है कि कटिंग, फैब्रिक कटिंग। पहले ही हम लोग फैब्रिक कटिंग शुरू करेंगे, या मास प्रोडक्शन में पहले ही फैब्रिक कटिंग शुरू होता है, उसके बाद जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो करना है फैब्रिक कटिंग के बाद, जैसे स्टिचिंग, फिर बटन का शुरू होगा लास्ट में, है ना। तो ऐसे ही फैब्रिक स्प्रेडिंग शुरू होगा। पहले फैब्रिक इज स्प्रेडेड इन ले फॉर्म, मैन्युअली एंड कंप्यूटराइज्ड। जो फैब्रिक है उसको ले जाके पहले टेबल में बिछाना है, जिसको ले बोलते हैं। ले फॉर्म में बिछाना है मतलब स्प्रेड करना है, वो भी मैन्युअली भी कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय के द्वारा कर सकते हो, या फिर कंप्यूटराइज कर सकते हैं। कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटराइज मशीन होता है जो कि स्विच के साथ बटन होगा, उसमें फीड किया जाता है फैब्रिक रोल को। तो ये एक मशीन होता है, मशीन में पहले फैब्रिक को फीड करो, उसके बाद एक स्विच बटन रहता है, फिर टेबल पे ये स्प्रेड होती है,
तो ये इसलिए इसको कंप्यूटराइज बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम स्विच के साथ चलते हैं, ठीक है। ये फैब्रिक स्प्रेडिंग होती है। फिर पैटर्न लेआउट। अब द अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ द फैब्रिक ले इज नोन एज पैटर्न लेआउट। पैटर्न लेआउट क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्न, मतलब पैटर्न को जो फैब्रिक के ऊपर बिछाया, अरेंज किया, उसी ले को पैटर्न लेआउट बोलते हैं ना। फैब्रिक ले के ऊपर जैसे पैटर्न बिछाया, जैसे एक गारमेंट बनाना है बहुत ईजी है, जैसे एक शार्ट बनाए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर फैब्रिक लाओ, उसमें फुल स्लीव शार्ट बन जाती है ना। तो अब इस 220 में हमें एक पैटर्न लगा देंगे, बहुत जल्दी इजीली बन जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा होती है, जैसे सपोज 10 मीटर लेंथ लिया हमने, एक टेबल 10 मीटर तक लेंथ है, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर दिया गया, फैब्रिक लेयर है ना। क्योंकि सपोज आपको 2000 स्मॉल साइज का शर्ट बनाना है, तो वो लेयर जाएगा, इस लेयर के ऊपर लेयर डाला जाएगा, है ना। फिर ये 10 मीटर जो डिस्टेंस एरिया लिया है, वहां तक बिछाया फैब्रिक, उस फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को लगाएंगे और अच्छी तरह से पैटर्न के ऊपर मार्किंग भी करना है, मतलब बिछाना जो है, मतलब स्प्रेड करना जो है फैब्रिक को, उसको बोलते हैं अरेंजिंग। अरेंज करना, पैटर्न लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट मार्किंग। अभी हम ये पैटर्न को स्प्रेड फैब्रिक के ऊपर रख के फिर साइड साइड में जो मार्किंग करते हैं उसको मार्किंग बोलते हैं, या पैटर्न मार्किंग, ठीक है। मार्किंग इज अ लाइन depicting a pattern which plays a vital role in cutting the fabric to its actual shape to give the correct result, है ना। जो कटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है। अगर हम लोग मार्किंग, और मार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये मार्किंग अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे, पैटर्न की साइड साइड में हम लोग मार्किंग नहीं करेंगे, तो कटिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्किंग के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे, सभी पेपर के ऊपर ही कटिंग होते हैं, है ना। तो मार्किंग जो है वो फैब्रिक में अलग अलग मार्किंग चौक, मार्किंग पेन, ये यूज किया जाता है। इससे मार्किंग किया जाता है टेम्पोररी, ताकि जल्दी ये निकल भी जाए। इसलिए marking is a line depicting a pattern which plays a vital role in cutting the fabric to its actual steps to give the correct result, है ना। तो इसका करेक्ट रिजल्ट देने के लिए ये मार्किंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है इसका, जो कि कटिंग उसी की हेल्प से ही कटिंग होगा, ठीक है। फिर कटिंग, to cut fabric according to the dimension special by special types of cutter, manual और computerized। एक्चुअली कटिंग जो है वो फैब्रिक to cut fabric according to the dimension by special types of कटिंग ये है कि फैब्रिक को अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, मतलब जो पैटर्न का जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तो कटिंग जो करेंगे इसको स्पेशल टाइप ऑफ कटर मशीन से कटिंग किया जाता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन है, वो सीजर से नहीं हो पाएगा। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पीसेस कटिंग करना पड़ता है, 1000 पीसेस 100 पीसेस एक साथ कटिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कटर मशीन यूज होता है, जो कि मैनुअली और कंप्यूटर, मैनुअली मतलब ये जैसे एक स्ट्रेट नाइफ मशीन, राउंड नाइफ मशीन जो है वो मोटर के साथ जाते हैं, लेकिन हाथ का यूज होता ही है ना। तो इसलिए कटिंग जो है वो अगर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो वो मैनुअली मीन्स ये मैनुअली हो रहा है, उस सीजर का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टिंग एंड बंडलिंग। अब यहाँ पे शॉर्टिंग और बंडलिंग क्या है? व्हेन वी प्रिपेयर फॉर समथिंग, one has to be very much conscious with the arrangement of sizes into the various types of bundles, for its may mismatch and may cause several problem। एक्चुअली शॉर्टिंग और बंडलिंग जो है इसमें क्या होता है, हम बहुत कॉन्शियसली ये शॉर्टिंग करना है। बंडलिंग मतलब मास प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक साथ जैसे
50 एक साथ जैसे 25 पीसेस कॉलर सेपरेट किया है ना, कटिंग हो गया या योक कटिंग हो गया, तो इसमें साइज के अकॉर्डिंग जैसे मीडियम साइज का कॉलर अलग से बंडलिंग करो, शॉर्टिंग करो, मीडियम साइज का कॉलर, मीडियम साइज का योक, मीडियम साइज का स्लीव, मीडियम साइज का फ्रंट, ये अलग अलग टैग लगा के इसमें लिख के टैग लगा के शॉर्टिंग करके फिर बाइंडिंग करना है। फिर जैसे सपोज मीडियम साइज हो गया, फिर आएगा स्मॉल साइज, लार्ज साइज, ऐसे सेपरेटली एक बाइंडिंग शॉर्टिंग करना है, नहीं तो स्टिचिंग में जाकर सब एक साथ मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम वाइज करना चाहिए। ये अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल प्रोडक्शन गलत हो जाएगा, गारमेंट फिनिशिंग ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर स्विंग इन अपैरल सेक्टर, स्विंग इज डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन्स which provide different types of finishing to give a good result. स्विंग सेक्शन क्या है, जिसमें हम गारमेंट को भेज देते हैं कि स्टिचिंग के लिए, है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में। ये मैंने बोला ना आप लोगों को कि न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन्स होता है, हर एक फिनिशिंग का मशीन्स होती है, जैसे एक साइड जॉइनिंग का हो, ब्लाइंड फिनिशिंग, ब्लाइंड स्टिच का हो, बाइंडिंग का हो, अलग अलग मशीन्स होते हैं। इसका सेपरेट फिनिशिंग के लिए, अलग अलग फिनिशिंग के लिए अलग अलग मशीन यूज होती है। ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए, स्मूथली हो जाए और अच्छा से फिनिशिंग हो जाए। फिर प्रेसिंग, इसके बाद प्रेसिंग में भेज दिया जाता है आफ्टर स्विंग, मतलब गारमेंट बन गया उसके बाद प्रेसिंग में जाएगा। द गारमेंट आर प्रेस इन द प्रेसिंग सेक्शन, है ना, प्रेसिंग सेक्शन एंड बीइंग चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट टू गिव ए फिनिशिंग टच। ठीक है, प्रेसिंग सेक्शन में जाएगी, मतलब स्विंग के बाद प्रेसिंग में भेज दिया जाएगा। वहां पे क्या करते हैं, प्रेसिंग किया है उसके बाद इसका जो फॉल्ट है वो अच्छी तरह से दिखता है, मतलब क्लियर होता है ना। जैसे सपोज स्टिच मिसिंग है, कोई स्पॉट है, कहीं पे लूज स्टिचेस हो गया, कहीं जाम हो गया, कभी डबल स्टिच आ गया, तो प्रेसिंग में ये मतलब प्रेसिंग जो है वो अच्छी तरह से देख के किया जाता है ना, कहाँ कैसे प्रेसिंग करना है, तो इसका फॉल्ट भी अच्छी तरह से समझ में आता है कहाँ क्या है। तो ये प्रेसिंग जो है वो फिनिशिंग टच के लिए बहुत यूजफुल है, वो फिनिशिंग टच देती है। फाइनल इंस्पेक्शन, इसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन, द फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसेस इज बीइंग डन both by the export house as well as buyer. After getting buyer's clearance, finally garments are packed neatly for shipment as per the buyer's requirements. फाइनल इंस्पेक्शन क्या होता है, जैसे गारमेंट को पहले रॉ मटेरियल चेक किया गया ना, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, है ना। अब ये तो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल में बहुत जैसे कलर फर्स्टनेस होता है, फिर जैसे मूविंग प्रॉब्लम, फिर जैसे प्रिंटिंग का दिखा जाता है कि प्रिंटिंग कैसा है, कलर कैसा है, फैब्रिक कौन सा है, तो ये सब चेकिंग होता है ना। तो अभी फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि फाइनल प्रोसेस इज बीइंग डन बोथ, ये फाइनल इंस्पेक्शन जो है वो बोथ साइड से किया जाता है, बायर का साइड से भी और इंडस्ट्री साइड से भी। आफ्टर गेटिंग बायर, मतलब ये चेकिंग करने के बाद, बायर का क्लियरेंस आने के बाद ये अच्छी तरह से पैकिंग किया जाता है। चेकिंग हो जाएगा, फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद ये पैकिंग में जाएगा फॉर शिपमेंट, है ना। नेक्स्ट पैकिंग, फाइनल इंस्पेक्शन के बाद ही पैकिंग, मैंने पहले भी बताया फाइनल इंस्पेक्शन में। पैकिंग में क्या होता है, पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द गारमेंट टू द बायर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैकिंग सच एज हैंगर पैक, स्टैंड अप पैक, डेडमैन पैक, फ्लैट पैक एक्सेट्रा। पैकिंग क्या होता है, जैसे कोई भी गारमेंट आप लोग शॉप पे भी जाते हो, देखते हो कि गारमेंट को कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो जो पैकिंग जो दिखाते हैं, पैकिंग से निकाल के दिखाते हैं ना, तो वो जो शॉप करते हैं दिखाते हैं उसको ही पैकिंग बोलते हैं, मतलब पैकिंग करना। पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द गारमेंट टू द बायर। देयर आर ये वेरियस टाइप्स ऑफ
पैकिंग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, हैंगर बैग, स्टैंड अप बैग, डेडमैन बैग, फ्लैट बैग एक्सेट्रा। आप लोग देखें मार्केट में जाओगे, शर्ट लेके आओगे, शर्ट के पीछे एक सपोर्टिंग रहेगा, है ना, सपोर्टिंग देते ताकि उसके हिसाब से शर्ट को अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए, है ना, पैकिंग करने के लिए। फिर कभी आप लोग देखते हो लेगिंग्स मार्केट से लेके आए तो लेगिंग्स के अंदर भी सपोर्टिंग रहते हैं ना, जैसे फोल्ड किया जाता है कैसे। हैंगर बैग, हैंगर के अंदर भी, हैंगर के साथ भी मार्केट में गारमेंट सेल होता है, जैसे कोई गारमेंट कोट्स वगैरह, शर्ट, कभी कुछ ऐसे जैकेट होते हैं जो हैंगर के साथ ही सेल होते हैं, इसको हैंगर बैग बोलते हैं ना। स्टैंड अप बैग जो एकदम खड़ा रहता है ना, ऐसे खड़ा रख के पैकिंग करते हैं। डेडमैन पैक, डेडमैन पैक जो होता है मीन्स ये भी एक डेडमैन की तरह है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर फ्लैट फ्लैट पैक, फ्लैट पैक नॉर्मली जैसे टी शर्ट वगैरह नॉर्मली दिखाते हैं ना, कॉलर को स्टैंड अप नहीं, जो कॉलर में रहते हैं ना, कॉलर में एक स्टैंड रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो डेडमैन मतलब फ्लैट पैक, सॉरी फ्लैट पैक मतलब फ्लैट नहीं, जैसे टी शर्ट आप लोग खरीदो तो उसमें एक सिंपली पॉलिथीन की पैकेट में प्रेजेंट करते हैं, है ना, ये होता है पैकिंग। नेक्स्ट कार्टूनिंग, द pressed garment is being transferred to the carton for packing। ये प्रेस गारमेंट जो है, प्रेस गारमेंट को ट्रांसफर किया जाता है पैकिंग के लिए। उसके बाद कार्टूनिंग मतलब पैकिंग करके ही कार्टून में डाला जाता है ना। जैसे अगर एक्सपोर्ट करोगे आप, बाहर भेजना है या कोई सप्लायर को देना है गारमेंट, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे लूज पैकेट पैकेट बना के तो नहीं दे पाओगे ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, कार्टून में डालोगे फॉर पैकिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्टून फॉर पैकिंग सच एज 3 ply, 4 ply, 5 ply एक्सेट्रा फॉर सिक्योरली डिलीवर ऑफ द गारमेंट टू द बायर्स। समझ में आया? जैसे बहुत सारा ऐसे कार्टून है जिसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। 3 ply होता है मतलब लेयर होता है, कार्टून का भी लेयर होता है। सिंगल लेयर जो होता है, जैसे सपोज कोई ये होता है एनवलप वगैरह होते हैं ना, ये बहुत लाइट होते हैं, यहाँ से यहाँ लेके नहीं जा पाएंगे, ये फट जाएगा ना ऐसे। तो कार्टून जो है, कार्टून पैकिंग जो होता है उसमें 3 ply 4 ply मतलब हार्ड होती है। हार्ड होने से ये बाहर पार्सल भी किया जाता है इसीलिए, क्योंकि ये फ्लाइट से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, कोई भी ऐसे साधन से जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, सेंड किया जाएगा बायर के पास, तो इसको हार्ड कार्टून होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, सेंड टू द बायर, सेंड टू द बायर आफ्टर फाइनल इंस्पेक्शन और आफ्टर गेटिंग बायर क्लियरेंस, फाइनली garments are placed for shipment and sent to the buyer after फाइनल इंस्पेक्शन सब हो गया, कार्टूनिंग हो गया, पैकिंग हो गया, बायर का क्लियरेंस मिल गया, उसके बाद ये प्लेस किया जाएगा शिपमेंट के लिए फॉर टू द बायर्स, बायर के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है, सेंड किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, we use various type of machines in mass production process, all types of machines are mentioned below। एक्चुअली हमने मास प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने बताया बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन जो कि गारमेंट को जल्दी फिनिश करने के लिए, टाइम के साथ फिनिशिंग करके सेंड करने के लिए, बायर को बायर का हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से भेजने के लिए हम लोगों को मतलब वेराइटीज मशीन्स यूज करना चाहिए ताकि जल्दी फिनिश हो जाए और फिनिशिंग भी क्वालिटी गारमेंट बने। इसलिए हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मशीन यूज करते हैं टाइम मेंटेन करने के लिए मास प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे पहले मैंने दिखाया काटिंग मशीन्स। काटिंग मशीन्स क्या क्या है, स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन, राउंड नाइफ कटिंग मशीन, जिसको रोलर नाइफ कटिंग मशीन बोलते हैं। स्ट्रेट नाइफ होता है जो स्ट्रेट रहता है ना, इसको स्ट्रेट नाइफ, और राउंड मशीन जो है इसका ब्लेड होता है राउंड शेप ऑक्टेंगल, फिर इसको राउंड रोलर नाइफ कटिंग मशीन भी बोल सकते हो। बेंड नाइफ कटिंग मशीन, ये बेंड नाइफ कटिंग मशीन भी है। फिर डाई कटर मशीन है। ये सारे कटिंग मशीन है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर स्प्रेडिंग मशीन,
थ्रेडिंग मशीन में क्या है, ये एक मशीन होता है जो फैब्रिक स्प्रेड करते हैं ना, इसमें कंप्यूटराइज भी कर सकते हो या ऑटोमेटिक कर सकते हो, या हैंड स्प्रेड हाथ से भी किया जाता है ना, इसलिए कंप्यूटराइज और जो ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन है उसको ही हम दिखाएंगे। ठीक है, फिर ये स्विंग मशीन। अब इंडस्ट्रीज में स्विंग मशीन क्या क्या है, जो स्टिचिंग का वेराइटी है उस हिसाब से स्विंग मशीन भी होना चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग लुक देने के लिए, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए और फिनिशिंग ठीक रहने के लिए। तो इसमें क्या है, जिगजैग मशीन है फर्स्ट, फिर बारटेक मशीन। जिगजैग मशीन जो है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज होता है, जो हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं। बारटेक मशीन जहाँ पे ज्यादा फैब्रिक लेयर को स्टिच किया जाता है, हार्ड डेप्थ स्टिच किया जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। बटन होल मेकिंग मशीन, जिसे बटन हम लोग ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, बटन हाथ से स्टिच करते हैं ना, बटन होल मेकिंग या एक मशीन होता है, बहुत अच्छा मशीन है। तो ऐसे बटन होल होल को बनाते हैं ना, इसको बटन होल मेकिंग मशीन बोलते हैं, ताकि जल्दी गारमेंट प्रोडक्शन हो जाए फिनिशिंग के साथ, और जल्दी जल्दी गारमेंट बटन स्टिच हो जाए, इसलिए बटन होल। ये देखा ना आप लोग कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन यूज किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, डिफरेंट स्टिचिंग स्टाइल के लिए, फिनिशिंग के लिए और जल्दी करने के लिए। अगर ये हाथ से किया जाए तो बहुत टाइम लगेगी, इसलिए नया नया टेक्नोलॉजी का मशीन निकला है, और ये मास प्रोडक्शन यूनिट में यूज किया जाता है। फिर आईलेट मशीन, आईलेट मशीन भी बहुत यूजफुल है, जो बटन के ऊपर लगा के या होल आई होल लगा के किया जाता है। चेन स्टिच मशीन, ये सिंगल नीडल और डबल नीडल भी होता है। इसमें ओवरलॉक मशीन जो 3 थ्रेड 4 थ्रेड एंड 5 थ्रेड मशीन होता है। ये 3 थ्रेड 4 थ्रेड 5 थ्रेड ये अलग अलग जो थ्रेड का होता है, इसका अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे किसी का सिर्फ इंटरलॉक के लिए, कोई कोई स्टिचिंग के साथ इंटरलॉक भी, कोई डबल स्टिचिंग लाइन साथ में इंटरलॉक होती है, इसलिए अलग अलग 5 थ्रेड 4 थ्रेड ये यूज किया जाता है। फ्लैट लॉक और इंटरलॉक मशीन जो 4 थ्रेड एंड 5 थ्रेड होती है। 4 थ्रेड इसका भी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी, जैसे कोई केंजी मटेरियल हो, इसका नेकलाइन फिनिशिंग देने के लिए, या कभी ट्राउजर का बॉटम फिनिशिंग के लिए भी हम ये फ्लैट लॉक मशीन यूज किया गया है, मैंने देखा है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगी। फीड ऑफ आर्म मशीन, फिर बटन फिक्सिंग मशीन, ब्लाइंड स्टिच मशीन, ये सारा स्टिचिंग मशीन है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर फिनिशिंग ऑफ मास प्रोडक्शन, या फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द गारमेंट फॉर बेटर लुक एंड इट्स एड टू द क्वालिटी ऑल्सो। आप लोग सभी जानते हो फिनिशिंग ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में फिनिशिंग का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसका क्वालिटी भी और ज्यादा अच्छा दिखने लगता है, और इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशिंग के लिए मशीन यूज किया जाता है। फिनिशिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रिमिंग, स्टेन रिमूविंग, आयरनिंग एंड फोल्डिंग। ये फिनिशिंग को हम फिनिशिंग कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी गारमेंट का फिनिशिंग क्या करोगे, जैसे गारमेंट कंप्लीट बन गया, स्टिचिंग हो गया, कोई साइड में थ्रेड लगा रहता है, ये कटिंग करते टाइम ये छोटा छोटा थ्रेड जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उसको कटिंग करना, स्ट्रीमिंग करना है ना। स्ट्रेन रिमूविंग, अगर कहीं पे स्पॉट लगे उसको रिमूव करना है, छोटा मोटा जो रिमूविंग। फिर आयरनिंग एंड फोल्डिंग, ये सब फिनिशिंग में आती है। ठीक है, आयरनिंग भी करो, फोल्डिंग भी करो, ये सब फिनिशिंग में आती है। नेक्स्ट ट्रिमिंग, ट्रिमिंग इज a process of cutting off unnecessary thread from the finished garment ना, फिनिश गारमेंट से जो अननेसेसरी थ्रेड निकलता है उसको कटिंग करना, जो ट्रिमिंग बोलते हैं। बिफोर ट्रिमिंग चेक द गारमेंट फॉर मिसिंग थ्रेड, ट्रिमिंग करने से पहले चेक करना है कि कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ ऐसे। फिर stain removing, sometimes we remove the stain or any kinds of
spot of garment is also done during the finishing process. अगर जो ऐसे होता है कि कोई स्टेन हो गया है, कुछ स्टेन है, दिखा है, स्पॉट लगा है, तो उसको फिनिशिंग टाइम में ही इसको रिमूव करना है, नहीं तो ये कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आयरनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन गारमेंट इंडस्ट्री for giving shape, better finishing and better presentation. आयरनिंग क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री, फॉर गिविंग शेप, ये शेप देते, अल्टीमेटली शेप आते हैं इसमें, है ना, बेटर फिनिशिंग, बेटर प्रेजेंटेशन, ये सब के लिए आयरनिंग करना बहुत जरूरी है। फोल्डिंग, फोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द गारमेंट इन द बायर in a well secured and safety state. Folding क्या है? Folding is the presenting of folding is the process of presenting the garment to the buyer. मतलब ये मैंने पहले जो आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट करना, फोल्ड करके गारमेंट, जैसे बायर के सामने आप लोग प्रेजेंट करोगे गारमेंट को, वो भी वेल सिक्योर्ड एंड सेफ्टी स्टेट से, मतलब सेफली, है ना। Sometimes washing of a garment is also done during the finishing process. अगर ऐसे लगता है कि कहीं पे थोड़ा सा स्पॉट है जो वॉश करना जरूरी है, तो समटाइम्स फिनिशिंग टाइम पे हम वॉशिंग भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जाती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हो मेरे टॉपिक जो मैं बोलना चाह रही हूँ। समरी, in the summary, we can see that in mass production, first we need a buyer to get an order. After getting an order, we purchase essential goods or raw material for making sample. After inspection of sample, we need to make plan accordingly, and we have already discussed step-by-step process as above in the flow chart, है ना। After completing all garments, we need to give a final touch which makes the quality of the garment more attractive. मैं ये पढ़ के जा रही हूँ, मैं बाद में बता रही हूँ। Trimming, pressing, washing, folding, packing, all these play a vital role in mass production. Finally, after completing all the process, we used to dispatch the garment to the buyers, है ना। यहाँ पे क्या है, in the summary मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ा के आया आप लोगों को, फ्लो चार्ट में ही आप लोग, जो फ्लो चार्ट में आप लोग चले जाओ, मतलब सोचो क्या क्या बोला है मैंने पहले। फ्लो चार्ट में दिया है कि पहले एक पास ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से हम एक, मतलब ऑर्डर के हिसाब से हम एक सैंपल बनाएंगे, उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसको करेंगे। मतलब गारमेंट, इतना सारा गारमेंट, मतलब हजार 1000 पीसेस बनाऊंगी, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द गारमेंट वी नीड टू गिव ए फाइनल टच, मतलब कंप्लीट होने के बाद हमें ये फाइनल टच देना है, मतलब फिनिशिंग करना है, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को। प्रेसिंग करना है, ट्रिमिंग करना है, फिर ये जो वॉशिंग करना है, स्टेन रिमूविंग करना है ना, ये सब। एक्चुअली मास प्रोडक्शन में और एक चीज बहुत ज्यादा एक साथ स्टिचिंग होता है ना, जो मैंने पहले आगे नहीं बताया शायद। तो इसमें क्या होता है कि एक साथ बनाना पड़ता है इतना सारा, कम टाइम में 1000 पीसेस बनाना, तो ये अगर सब एक साथ लेके आप लोग बनाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे 20 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय, फ्रंट में 10 एम्प्लॉय बैठेंगे 10 मशीन्स लेके, उसमें सिर्फ जैसे शर्ट है, शर्ट का कोई बैक के साथ योक ज्वाइन करेंगे, वो 10 आदमी बैक के साथ योक ज्वाइन करेंगे, फिर पीछे सेंड करेंगे, पीछे और 10 आदमी जो है एम्प्लॉई स्विंग सेक्शन में बैठे रहते हैं, वो फिर करेंगे क्या, जो योक और ये ज्वाइन हो गया बैक, उसके साथ क्या करेंगे, फिर फ्रंट ज्वाइन करेंगे, है ना। फ्रंट ज्वाइन करके नेक्स्ट लाइन में भेज देंगे,
फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, वहां जाके ये कॉलर स्टिच करेंगे। मतलब एक इंसान कंप्लीट गारमेंट नहीं कर सकता है, नहीं करता है। अगर करेगा क्या होता है, अगर एक ही चीज स्टिचिंग करेंगे एक इंसान एक टाइम में, तो क्या होता है, बहुत इजी होता है। मतलब फैब्रिक पीसेस लिया, कंपोनेंट्स लिया, फिर स्टिच लगाया। उसको पता ही था कि गारमेंट का जो शर्ट स्टिचिंग करना है उसका योक के साथ बैक ज्वाइन करना है, इसको पता है। तो वो बैक के साथ योक ही उठाएगा और वही रखेगा उसका साथ जो बॉक्स रहेगा बॉक्स में, तो वही स्टिच करेगा। वो इंसान वही लेगा वही स्टिच करेगा। नेक्स्ट इंसान उसको पता है कि इसको फ्रंट के साथ योक ज्वाइन करना है, तो वो फ्रंट के साथ योक जुड़ेगा। तो उसको पता है वो फ्रंट के साथ योक ही जुड़ना है नेक्स्ट बैच में। फिर नेक्स्ट पीछे जाएंगे, वो करेगा कॉलर ज्वाइन, क्योंकि उसको पता है कि कॉलर ही ज्वाइन करना है। तो उसमें क्या होता है, इनका हैबिट हो जाता है और बहुत जल्दी कर देते हैं। हैबिचुअल होता है ना, जो एक चीज करते करते टाइम वेस्ट नहीं होता है। चलो आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आ गया, आप देख सकते हो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस तरह से एक गारमेंट इंडस्ट्रीज में किस तरह से मतलब गारमेंट बनते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने लिया। उसमें इतना ज्यादा क्लियर भी नहीं होंगे, है ना, तो फिर भी आप लोगों को एक झलक दिखाना चाहती हूँ। ये स्टोर सेक्शन, ये देखिए पैटर्न मेकिंग कर रहा है जो कंप्यूटराइज। ये देखिए कंप्यूटर, ये डिजिटाइजर मशीन है जिसमें पैटर्न बना रहे हैं, कंप्यूटर से लिंक किया हुआ है। ये देखिए स्प्रेडिंग मशीन है जिससे फैब्रिक को स्प्रेड कर रहा है। इसमें मोटर है, मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर कंप्यूटराइज है, लेकिन एक इंसान रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये स्ट्रेटनर मशीन है जो कि नहीं, ये डाई कटर मशीन। डाई कटर मशीन क्या होता है, पेन नाइफ मशीन, पेन नाइफ मशीन, यस। इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रेट नीडल रहता है, ब्लेड रहता है, वो रहेगा ऐसे ही, लेकिन हमें क्या करना है, पैटर्न को ले जाना पड़ता है उसके मतलब ब्लेड के हिसाब से पैटर्न को ले जाना पड़ता है खींच के, ये क्लिपिंग के साथ, ये ताकि फैब्रिक जो है इधर इधर ना जाए, मिसप्लेस ना हो, अपना लाइन से बाहर ना जाए। और ये जो है नीडल, जो पेन नाइफ मशीन है, तो ये एकदम सीधा ऊपर से नीचे गिरेगा और उसी के ऊपर हमें पैटर्न को, फैब्रिक को मूव करना है ताकि ऑटोमेटिक कटिंग हो जाए। ये पेन नाइफ मशीन है। ये ये है ये है पेजिंग मशीन, आप लोग बोल सकते हो इसमें, या इंटरनलिंग जो है, ये इंटरनलिंग को भी यहाँ पे यूज किया जाता है एक साथ। देखिए एक मशीन में कितना सारा एक साथ कर रहे हैं, ये बहुत इजीली होता है, इजी होता है और बहुत फास्ट होती है। इसलिए इंडस्ट्रीज में संभव होता है कि एक साथ 1000, 2000, 5000 पीसेस कम दिन में बना के सेंड भेजना, ये बहुत इजी होता है। देखिए सब मार्क करने के बाद फिर प्रोडक्शन में जाती है।
देखिए कितना, ये कोलर टर्नर मशीन है जो कि कोलर का जो पॉइंट है उसको टर्न करना, एकदम निखुली क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटेड करना है ना, पॉइंटेड निकालना, उसमें डाला मशीन में दिया, फिर ये ऑटोमेटिक जल्दी हो जाता है। हम लोग नॉर्मली हाथ से कर रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ डालते, कोलर टर्नर डालते इसके अंदर, फिर इसको टर्न करते हैं ना। तो ये कोलर टर्नर मशीन है, कितना फास्ट होते हैं आप लोग देख लीजिए। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे होती है। Ma'am, we are out of time. Yes, yes, sir. Just complete. Okay. Uh, this is part 1. Again, next day, maybe I will take and with part 2 of mass production process. ठीक है? तो नेक्स्ट में पार्ट 2 का लेके आऊंगी, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू Thank you, सर। ma'am. Thank you so much. ओके, थैंक यू।